तो इस वीडियो में तीन तरह के लोग होंगे। सबसे पहला जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोच रहे होंगे, दूसरा जिनकी एक से दो एसआईपी चल रही होंगी लेकिन पोर्टफोलियो में कुछ और फंड्स ऐड करने का सोच रहे होंगे, और तीसरा जिनकी एसआईपी तो पहले से चल रही है लेकिन वो सिर्फ ये देखने आए कि उनके वाले फंड्स का नाम इस वीडियो में लिया जाता है या नहीं। जो आखिरी वजह मैंने आपको बताई, अगर आपकी भी वजह वही है इस वीडियो को देखने की, तो शायद आपको उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड में निवेश करने से। तो आपने जिस भी फंड में निवेश किया है उसमें करते रहिए, क्योंकि अच्छे फंड से ज्यादा ये है कि आप उस फंड में कितने समय के लिए निवेश करते हो। जो बाकी के दो कैटेगरी के लोग हैं उनको आज मैं चार बढ़िया फंड्स बताऊंगा, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उन फंड्स का एलोकेशन कैसा होना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, इसमें मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो अपने खुद के रिस्क पर करोगे। तो चलिए आगे देखते कि कौन से वो चार बढ़िया फंड्स है। अब मेरी सबसे पहली पसंद है लार्ज कैप कैटेगरी। अब ये जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी कम रिस्की होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब मुझे गलत तरीके से मत लेना, म्यूचुअल फंड खुद ही में बहुत रिस्की होते हैं, और स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, लेकिन इसमें जो लार्ज कैप कैटेगरी है वो रिलेटिवली कम रिस्की होती है। मेरे हिसाब से जो लार्ज कैप फंड्स है वो आपके पोर्टफोलियो को एक स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी देंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस कैटेगरी में मैं आपको दो फंड्स बताऊंगा, एक्टिव और पैसिव, और इसमें भी जो पैसिव फंड है उसमें मैं निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश करना पसंद करूंगा। अगर आप पिछले रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो आपको कोई भी इंडेक्स फंड नहीं मिलेगा जो टॉप 5 में है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये पिछले 5 साल का डेटा मैंने लिया है। इसमें आप देख सकते हो कि टॉप फंड जो है उन्होंने 20.78% का सीएजआर दिया है, वहीं पर इंडेक्स फंड ने सिर्फ 16% का सीएजआर दिया है। लेकिन फिर भी मैं इंडेक्स फंड ही पसंद करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 85 से 90% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हमेशा इंडेक्स फंड्स को बीट करने में असक्षम रहते हैं। आज हो सकता है निपॉन इंडिया टॉप पर हो, कल कोई और, 5 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि जो निपॉन इंडिया है वो एकदम बॉटम पे रहे, लेकिन टॉप 10% फंड में जो इंडेक्स फंड है वो हमेशा होगा। तो इसीलिए ये सोचते बैठना कि अगले 10 साल में कौन सा फंड टॉप पे होगा, मैं सीधा अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड ऐड कर दूंगा। क्योंकि लार्ज कैप फंड्स को ऐड करने के जो ऑब्जेक्टिव था हमारा वो यही था कि हमारी जो पोर्टफोलियो उसमें स्टेबिलिटी आए, तो इसको इंडेक्स फंड काफी बेहतरीन तरीके से कर सकता है। अब इसीलिए जो इंडेक्स फंड में मेरी पसंद है वो है यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स, क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.21% है, और जो ट्रैकिंग एरर है वो बहुत ही ज्यादा कम है, लाइक 0.02% है। इसका मतलब ये फंड निफ्टी 50 को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक करता है। अब हमारी अगली कैटेगरी है मिड कैप कैटेगरी, और इसके अंदर आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मिड कैप यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि पोटेंशियल रखती है अगले लार्ज कैप बनने का। अब लार्ज कैप फंड्स में फंड सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि सारे फंड्स के जो रिटर्न्स थे वो सिमिलर थे, लेकिन मिड कैप के अंदर फंड सिलेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो डेटा आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन फंड सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अगर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात करें तो दो फंड्स एकदम अलग से शाइन कर रहे हैं, पीजीआईएम इंडिया और क्वांट मिड कैप। और जितने भी मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि एक्सिस, कोटक वगैरह, इनको भी इन्होंने बीट कर रखा है। लेकिन अब देखेंगे रिस्क पैरामीटर्स की तरफ। अब अगर बात करें पीजीआईएम की एक्सपेंस रेशियो की तो वो सबसे कम है, उसके बाद क्वांट का भी एक्सेप्टेबल रेंज में है, एसबीआई और निपॉन का सबसे ज्यादा दिख रहा है, और जो अल्फा की अगर बात करें तो पीजीआईएम और क्वांट बाकी फंड्स को काफी अच्छे से बीट कर रहे हैं। और अगर बात करें बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन की, तो जो क्वांट फंड का जो बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन है वो पीजीआईएम से कम है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो क्वांट मिड कैप है उसका जो एयूएम साइज है वो आइडियल से थोड़ा कम है, और सिर्फ इसी के कारण हम लोग चुन रहे हैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप। अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड्स, और इस कैटेगरी के फंड्स किसी भी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर यूएस बेस्ड कंपनियों में। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये जो फंड्स होते हैं ये अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। अब इस कैटेगरी के फंड को ऐड करने के पीछे जो मेरा मोटिव है वो यही है कि मुझे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, और थोड़ी सी अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। आने वाले अगले 10 से 15 सालों में मुझे लगता है कि इंडिया को छोड़ के यूएस एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है, और इसीलिए मैं यूएस स्टॉक्स में निवेश करना चाहूंगा और उसके ग्रोथ का फायदा उठाना चाहूंगा, और इससे थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सबसे बढ़िया फंड है, और ये वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट फंड है। ये फंड इन्वेस्ट करता है 30 से 35% हिस्सा यूएस स्टॉक के अंदर, और बचा हुआ 65% इंडियन स्टॉक के अंदर। अब हमारी आखिरी कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स, और इसके अंदर अगर आपने एक अच्छा फंड चूज कर लिया तो इसके कारण आपके पोर्टफोलियो को जो ग्रोथ मिलेगी वो मैं कह भी नहीं सकता। पिछले 10 साल का अगर कंपैरिजन करें तो ये रहे वो सारे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स। अगर बात करें क्वांट और आईसीआईसीआई की, तो इनका जो एयूएम है वो 6,500 करोड़ के आसपास है, और बाकी सब फंड्स का 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। चलिए अब देखते हैं इन सबके रिस्क पैरामीटर्स को, जहां से हमें जो पिक्चर है वो साफ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी।
इसमें हमने बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन के पिछले 10 साल के डेटा को लिया है, क्योंकि इससे हमें लॉन्ग टर्म उनके रिस्क मैनेज करने की जो एबिलिटी है उसको अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। कुछ फंड मैनेजर जो होते हैं वो फंड्स को काफी एक्टिवली मैनेज करते हैं और अपना पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं, जैसे कि क्वांट, निपॉन वगैरह वगैरह। और वहीं पर कुछ फंड मैनेजर ऐसे होते हैं जो कि एक एक स्टॉक को काफी लंबे समय तक रखते हैं और ज्यादा चेंज अपने पोर्टफोलियो को नहीं करते हैं, और वो है SBI, HDFC, कोटक। सबका एक्सपेंस रेशियो लगभग सेम रेंज के अंदर है। तो मोटा मोटा स्मॉल कैप फंड्स के अंदर अगर जो AUM साइज है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा और 1% से कम एक्सपेंस रेशियो होगा तो वो एक्सेप्टेबल रेंज में माना जाता है। जो क्वांट है वो मुझे कम वॉलेटाइल दिख रहा है बाकियों की तुलना में पिछले 10 सालों के अंदर, और जो निपॉन है वो मुझे सबसे ज्यादा वॉलेटाइल दिख रहा है। और दरअसल जो निपॉन स्मॉल कैप है उसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स भी जाता है, बाकी फंड्स में ऑलमोस्ट सेम है। अगर एक मैं ऐसा निवेशक हूं जो कि बहुत ज्यादा रिस्क लेता है तो मैं जाऊंगा निपॉन स्मॉल कैप या फिर क्वांट स्मॉल कैप की तरफ। लेकिन अगर एक मैं ऐसा निवेशक हूं जो कि कम रिस्क लेता है तो मैं जाऊंगा SBI स्मॉल कैप या फिर कोटक स्मॉल कैप की तरफ। अब देखेंगे इन 4 कैटेगरीज में आप कितना कितना प्रतिशत हिस्सा इन्वेस्ट करोगे। तो ये निर्भर करता है 2 चीजों के ऊपर कि आपकी उम्र कितनी है और आप कितने रिस्क ले सकते हो। मैंने एक जेनरिक चार्ट बनाया है उनके लिए जो कि मीडियम रिस्क ले सकते हैं। मान के चलिए आपकी जो उम्र है वो 26 से 30 साल के बीच में, तो आपको कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट करना है। 20% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप, 25% इन फ्लेक्सी कैप, और जो बचा हुआ 30% है वो स्मॉल कैप के अंदर। अब यहाँ पर हमने स्मॉल कैप के अंदर आपको ज्यादा परसेंट दिया है क्योंकि आपकी उम्र कम है, लेकिन हो सकता है कि आपकी सिचुएशन कुछ और हो तो आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। लेकिन इस जेनरिक चार्ट को आप फॉलो कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आप इस वीडियो से जुड़े हो कोई भी सवाल आपके मन में है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।